हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? कैसे आपकी तैयारी चल रही है? तो हम यहाँ पर कर रहे हैं एचएसएससी टीजीटी जनरल पार्ट की प्रिपरेशन। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस आपका यहाँ पर चला हुआ है, जिसके अंदर आज जो आपका टॉपिक रहने वाला है दैट इज 14 ग्लोबल वार्मिंग को इसके अंदर पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती है उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही ओजोन लेयर की डिप्लीशन और ओजोन लेयर होती क्या है इसके बारे में आपके साथ अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको मुश्किल से दो वीडियो आपको और मिलेगी जो कि कल मिल जाएगी, और कल आपका मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ईवीएस का जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पर फिनिश कर दिया जाए ताकि हम लोग प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ जाए। बात करें अगर कंटेंट की, तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, इसके कॉजेज के बारे में, इसके इफेक्ट्स के बारे में सारी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और साथ ही जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जो कि आपका सिलेबस में लिख करके दिया ही गया है। बाइलिंगुअल कंटेंट रहने वाला है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है, अगर आपको लगता है आपकी हेल्प हो रही है, तो भाई लाइक कर देना और शेयर कर दीजिए सभी के साथ ताकि सभी को फ्री वीडियोस मिलती रहे। और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को, वीडियो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। आज जो है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पहले तो आपको इसे समझना है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके बारे में आप जो है पहले से अपनी सभी क्लासेस में, जो छोटी क्लासेस में वहां से हम लोग पढ़ते आते रहते हैं, बस थोड़ा सा आपने इस चीज को देखना है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर जनरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर पोल्यूटेंट। देखिए आप सभी को पता है पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, फिर चाहे आप एयर की बात करें, फिर चाहे आप साउंड पॉल्यूशन की बात करें, फिर चाहे आप सॉइल की बात करें, वाटर की बात करें, तो पॉल्यूशन जो है बहुत अमाउंट में यहाँ पे हो रहा है। और इसी पॉल्यूशन की वजह से ऐसी अनवांटेड जो मटेरियल्स है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है, ऐसे अनवांटेड गैसेस हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आ गई है, जो कि हमारा जो कहते हैं ना अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको यहाँ पर क्या कर रही है, उसको यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे कहीं ज्यादा जो है टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, और साथ ही साथ जो अपना जो भी आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग इसी को ही बोलते हैं कि आपके जितने भी ग्लेशियर वगैरह ना वो यहाँ पर पिघलने लग रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो सी लेवल है यानी कि वाटर का लेवल है वो यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है, और हमारे लिए एक बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई है। तो ग्लोबल वार्मिंग यही होता है कि आपका जो इंक्रीज हो गया है अर्थ का टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर हमारी अर्थ का होता है जिसके अंदर हम लोग सर्वाइव करते हैं, बट इस सभी पॉल्यूशन की वजह से ये जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से काफी ऊंचे अमाउंट में चला गया है। जैसे CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीजें क्या है आपके लिए काफी डेंजरस होते हैं और हमारे एनवायरमेंट को ये काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आज पढ़नी है। ग्लोबल वार्मिंग मींस ग्रेजुअल इंक्रीज इन द वर्ल्ड टेम्परेचर। सिर्फ अर्थ का टेम्परेचर में मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज होती है जो यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने के लिए उत्तरदायी है, ये सभी गैसेज, जिसके अंदर आपका मेजरली CO2 आता है, और साथ ही आपकी मीथेन गैस भी आती है CH4। इसके अलावा आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है। ये सारी चीजें हम नीचे अच्छे से पढ़ेंगे, तो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सारी चीजों को एक एक करके पॉइंट वाइज लेकर के चलेंगे। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कैन बी सीन इन सी लेवल। कहाँ कहाँ पर इसके इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं। वैसे तो नीचे मैंने एक टॉपिक आपको दिया है अच्छे से कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं। इम्पैक्ट जो होता है ग्लोबल वार्मिंग के, यहाँ पर आपको सी लेवल पर देखने को मिल रहा है। पानी जो है, जो समुद्र का पानी है वो इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि बर्फ पिघल करके इन्हीं के अंदर आ रही है, तो ऑलरेडी जो लेवल है उससे काफी ऊपर जा रहा है लेवल। साथ ही क्रॉप्स के अंदर बिकॉज टेम्परेचर में काफी बदलाव आ गया है, अब हर क्रॉप का, हर फसल का अपना एक तापमान होता है, अपना एक टेम्परेचर होता है, अपनी एक चीजें होती हैं। तो अगर आपके एनवायरमेंट में परिवर्तन आ रहा है, वो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें अगर चेंज आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे जो फसल का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर चेंज आ रहे हैं। साथ ही अगर आप देख पा रहे हो तो आपका जो रेनफॉल है यानी कि जो आपकी बारिश की मात्रा है वो भी यहाँ पर चेंज हो गई है। और ह्यूमन हेल्थ तो भाई इस चीज सभी चीजों से अफेक्ट होती है, तो ह्यूमन हेल्थ तो यहाँ पर डिटेरियोरेट हो ही रही है। इसके अंदर काफी बदलाव आपको देखा जा रहा है, काफी चीजें हमारे अंदर चेंज हो रही है।
मैसिव डिफोरेस्टेशन यानी कि हम लोग अच्छे से क्या कर रहे हैं, बहुत ही भयंकर तरीके से हम लोग वनों की कटाई यहाँ पर करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से आपका जो CO2 का अमाउंट है वो इंक्रीज होता जा रहा है हमारे एनवायरमेंट में। क्यों? बिकॉज जो पेड़ होते हैं वो बैलेंस करते हैं CO2 को, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 को हम लोग एक्सहेल करते हैं। उस CO2 का यूज कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो अगर हम पेड़ को ही नहीं रखेंगे, पेड़ ही यहाँ पर कट कर देंगे, तो CO2 की मात्रा यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। आज के टाइम में CO2 की मात्रा काफी इंक्रीज हो रही है और ये एक मेजर सोर्स है ग्लोबल वार्मिंग का, ग्रीन हाउस गैस का। ठीक है, तो ये सारी चीज आपने ध्यान रखनी है। बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स, शुरुआती जो लेक्चर मैंने आपके लिए है उसके अंदर फोसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन के बारे में बात करी गई है। यहाँ से आपका CO2 काफी मात्रा में निकलता है, अदर हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं। इंडस्ट्रियल एमिशंस, जितने भी आपके उद्योग वगैरह होते हैं इसके अंदर से हार्मफुल जो केमिकल्स है वो निकलते हैं, गैसेस निकलती है। इसकी वजह से आपका जो ग्रीन हाउस गैस है उसके अंदर इजाफा आ गया, उसके अंदर इंक्रीमेंट हो गया है। और अगर इन गैसेस के अंदर इंक्रीमेंट हो गया है तो इन गैसेस का काम क्या है, ये गैस क्या करती है, जो सन का जो सनलाइट होती है उसको ट्रैप करती है अपने एनवायरनमेंट में। ट्रैप करने के साथ ही जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं जिसको रिफ्लेक्ट होकर के वापस चले जाना चाहिए, उनको ये ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी जो हीट है, हमारा जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है। नीचे आपको डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझाया गया है, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, सब चीजें समझ में। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैस मैंने आपको अभी बताया कि ये ट्रैप करते हैं, किसको, सन रेज को ट्रैप करते हैं इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, कॉजिंग द टेम्परेचर टू राइज, रिजल्टिंग इन व्हाट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि ये जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस मैंने आपको बताई, जिसके अंदर आपका CO2 आता है, मीथेन आती है, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है, ये सारी गैसेस क्या करती है, जो आपकी जो सनलाइट है ना उसको ट्रैप करती है। जितनी अमाउंट में सनलाइट आती है उन सभी को एक तरीके से घेर के रखती है, अंदर ही रखती है अपने एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, इंक्रीमेंट उसके अंदर हो जाता है। और इसी इंक्रीमेंट की वजह से क्या हो रहा है, इसी इंक्रीमेंट को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इतना समझ में आया कि ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य की किरणों को फंसाती है, ट्रैप कर लेती है, जिससे तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। जो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर यहाँ पर इंक्रीमेंट होता है, और इसी के ही परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये चीजें भी आपने याद रखनी है। द हीट वुड हैव अदरवाइज रिलीज्ड इफ द ग्रीन हाउस गैसेज, देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे अब ये नॉर्मल, एक तो नॉर्मल होता है हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, एक तो नॉर्मल होता है, वो आपको नीचे सारी चीजें समझ में आ जाएगी, अभी नहीं आएगा। हीट वुड हैव बीन, यानी कि जो हीट इन्होंने इन गैसेस ने यहाँ पर ट्रैप करी है, ये ट्रैप नहीं होती अगर ज्यादा अमाउंट में ये वाली जो हार्मफुल गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस, अगर वो नहीं होगी तो फिर यह हीट यहाँ पर ट्रैप नहीं होगी, रिलीज हो जाएगी अगर ये गैसेज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी ह्यूज क्वांटिटी में। तो जो वार्मिंग है एटमॉस्फेयर, ड्यू टू द वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, इसकी जो नमी है, वार्मिंग है, वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वार्म हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है इसी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। यही आपका क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जो आपके हार्मफुल गैसेस होती हैं वो आपकी सनलाइट को ट्रैप कर रही है, इसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है यहाँ पर वार्म अप हो गया है, एक नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो गया है, और यही आपका क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, मेजर गैसेस यहाँ पर आपको बताई गई है कि जिनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग होती है, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको बोल दो। तो कंसंट्रेशन है किसका, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, CH4 होती है मीथेन का, नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर इंक्रीमेंट है, जो कि आपका मेजरली जो है इंडस्ट्रीज वगैरह से मिलता है। और आपके हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है और ओजोन है। ओजोन आपका वायुमंडल के ऊपर एक लेयर बनाता है, जो कि आपकी सनलाइट से जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनको वापस से भेजता है, तो वो ओजोन का काम होता है। वो आप नीचे ये सारी चीजें नीचे जब डिप्लीशन ऑफ लेयर पढ़ेंगे ना तो वो वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये जो सारी चीजें हैं आपके किसके अंदर योगदान देती है, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, ग्रीन हाउस इफेक्ट किया। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस होता है, कैसा, एक प्राकृतिक प्रोसेस होता है, वेयर एटमॉस्फेरिक गैसेस ट्रैप करती है हीट को। कि भाई वही है जो मैं आपको ऊपर बता करके आई हूँ, बस मैंने आपको थोड़ा सा समझने के लिए पॉइंट टू पॉइंट एक हेडिंग में डाल दिया है।
कि एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जितने भी आपकी वायुमंडल के अंदर गैसेस प्रेजेंट होती है वो हीट को ट्रैप करती है। वो एक तो होता है कि इसको ना आप ऐसे समझो जैसे कोई एक कमरा है बंद और एक विंडो है उसके अंदर। जैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कोई एक बंद कमरा है और एक ये विंडो है इसके अंदर। इस विंडो को हमने खोल दिया, खोलने के बाद यहाँ से सनलाइट अंदर गई, जितनी सनलाइट इसके अंदर जानी थी वो चली गई, और उसके बाद हमने कर दिया इस विंडो को बंद। अब ये सनलाइट इसके बाहर नहीं जा सकती। तो जो टेम्परेचर था इसका नॉर्मल, उससे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा यहाँ इस रूम का, बिकॉज इसके अंदर काफी अमाउंट में सनलाइट है, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा। यही आपका है बस बेसिकली आपका ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग, यही ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यही है कि क्या होता है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती है, जैसे सनलाइट आती है उसको ट्रैप कर लेती है, और एक फिनोमिना है दैट अलाउज द अर्थ टू रिटेन इनफ सोलर हीट टू बी लाइवेबल। यानी कि हमारे जो एनवायरनमेंट में है वो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, बट एक हद तक होता है। मतलब हमारी जो लाइवलीहुड है, हमारी जो जिंदगी है, उसके लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है, बट वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। बट हम आज के टाइम में इतना ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन कर दिया है हमने कि वो जो एक नॉर्मल दायरा होता है उससे ज्यादा पोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं, और उसी पोल्यूशन की वजह से जो ये अमाउंट ऑफ गैस जो हमारे लिए अच्छी थी अब वो हमारे लिए नुकसानदायक हो गई है, क्योंकि वो ज्यादा जो रेडिएशन है उनको ट्रैप कर रही है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो काफी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट होना चाहिए लेकिन एक नॉर्मल लेवल तक, पहले एक नॉर्मल रेंज तक था, अगर नहीं होगा फिर हमारे लिए समस्या आ जाएगी। लेकिन वो हमारी खुद की गतिविधियों की वजह से, हमारी खुद की ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो जो टेम्परेचर है हमने एक हाई टेम्परेचर हमने उसका कर दिया, जो कि हमारे लिए यहाँ पर नुकसानदायक है। तो यही बोला गया है हम यहाँ पर कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जहां वायुमंडलीय गैसें जो है गर्मी को फंसाती है, ट्रैप करती है। ये एक ऐसी घटना जो पृथ्वी को रहने योग्य पर्याप्त सौर ताप बनाए रखने के लिए अनुमति देती है। मतलब नॉर्मल होता है ये हमारे लिए। अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होगी, तो फिर हमारा जो टेम्परेचर है वो -0 डिग्री से भी ज्यादा चला जाएगा। तो फिर ज्यादा कोल्डर बहुत ज्यादा सिचुएशन हो जाएगी और हम लोग यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज है जो हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ऐसे मेंटेन करके रखती है कि हम उसके अंदर अपना जीवन यापन कर पाए। बट हमारी एक्टिविटीज की वजह से, हमारे पॉल्यूशन की वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो अपनी लिमिट के बाहर जा चुकी है, और अपनी लिमिट के बाहर जाने की वजह से ये इतनी ज्यादा हीट को ट्रैप कर रही है कि जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अभी इस चीज को समझ में आया कि हमारे लिए नॉर्मल होता है, एक होता है नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट और एक होता है एडवांस ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो भी मैंने आपको नीचे बताया है लिख करके, सारी चीजें हैं आपके लिए। तो अर्थ हैज ए नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया था ना, नीचे बताया है। अर्थ का एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ड्यू टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। भाई हमारे पास वाटर वेपर है ही, अगर ज्यादा जो है हीट होती है तो ये पानी जो है वो वेपर बन के उड़ जाता है, तो वेपर फॉर्म में पानी होता है। साथ ही ये जो गैसेस फॉर्म में पानी ही होता है H2O, ठीक है, वेपर फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में पानी ही है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे क्या है आपके जो है नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, नॉर्मल ग्रीन हाउस गैसेस होती है जो हमारी अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वाइटल है, जरूरी है। ठीक है, ये वो गैसेस है वो जो हमारे लिए जरूरी है। बट अगर इनकी क्वांटिटी हम बहुत ज्यादा कर दें, हम अपने खुद के पोल्यूशन की वजह से, हमारे खुद से क्रिएट किए गए पोल्यूशन की वजह से अगर इनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, फिर ये नेचुरल नहीं रह जाता, फिर ये एडवांस्ड हो जाता है। ठीक है, फिर ये इफेक्ट कैसा हो जाता है, एडवांस्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये समझा आप। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द नेचुरल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, वही है जो मैंने आपको बताया कि ये जो नेचुरल वाला है वो नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत वाइटल होता है, हमारी जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बट अगर हम इसको जरूरत से ज्यादा इन गैसेस का अगर निर्माण करते हैं, जरूरत से ज्यादा अगर इन गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू पॉल्यूशन, ठीक है, ड्यू टू पॉल्यूशन, तो फिर ये कैसा बन जाता है, फिर ये एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है। रेफर टू द एडिशनल रेडिएटिव फोर्सिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन, यानी कि जो एक लिमिट तक जो ये फंसा रही थी सूर्य की किरणों को, अब ये लिमिट से ज्यादा फंसाएंगी और इसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो हद से ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका किस में आता है, ये आपका एडवांस्ड ग्रीन हाउस गैस के ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर आता है, जिसके अंदर आपकी गैसेज यहाँ पर बताई गई है। जो मेनली ग्रीन हाउस गैसेज है जिनकी कंसंट्रेशन यहाँ पर राइज होती जा रही है आज के टाइम में, वो आपकी कौन कौन सी है, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है और ओजोन है। वैसे तो अगर नॉर्मल अमाउंट में हो तो ये हमारे लिए वाइटल होती है, जरूरी होती है हमारी अर्थ के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए, बट पोल्यूशन की वजह से इनका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा अमाउंट पे हाई हो चुका है, और ये अब हमारे लिए बन चुका है सरदर्द, बिकॉज इससे हमारा जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर काफी इंक्रीमेंट हो गया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या समझे, यहाँ से हम ये समझे कि हमारे पास दो तरीके के ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं। एक होता है नेचुरल, जिसके अंदर हमारी जो गैसेस होती है वो एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे लिए होती है, जो हमारे लिए अच्छी होती है, और एक होता है एडवांस्ड, यानी कि जिसको हमने एडवांस बना दिया, और इतना एडवांस बना दिया है कि वो हमारे लिए अब क्या है, हानिकारक है। अभी इतना समझे आप सभी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको दिया गया है वो है कि हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क। अब ये काम कैसे करती है, तब से हम कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये कैसे काम करती है, ये तो मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ कि सनलाइट जो है भाई, जैसे ऊपर से सनलाइट आई हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जितनी भी आपके लाइट जो कलर की चीजें होती है जो ट्रैप नहीं करती बल्कि रिफ्लेक्ट कर देती है, जैसे व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट कर देता है, तो जैसे आइस हो गया, क्लाउड हो गए, तो ये सारी चीजें क्या है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। बट क्या होता है, रिफ्लेक्ट तो कुछ अमाउंट में ही होता है, बाकी जो चीजें हैं, मोस्ट ऑफ द इनकमिंग एनर्जी जो आपकी सनलाइट आ रही है, मोस्ट ऑफ द सनलाइट रीचेज द प्लेनेट सरफेस, हमारे सरफेस के अंदर एंटर करती है ज्यादा से ज्यादा लाइट, और इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ रेडिएट करती है हीट बैक टुवर्ड स्पेस। हमारी जो अर्थ है वो वापस में स्पेस के अंदर यानी कि ऊपर जो है वापस से उसको भेजती है। बट जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है एटमॉस्फेयर में, वो क्या करती हैं, वैसे तो हमारा काम ये, इनका काम ये था कि अर्थ रेडिएट कर दे, बट ऑलरेडी हमने इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस अपने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है कि वो फिर उसको वापस नहीं जाने देती उस सनलाइट को, और वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, बाउंसिंग कर देती है सम बैक टू द अर्थ सरफेस एंड रिलीजिंग सम इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ को वो वापस ले आती है और कुछ को वो बाउंस बैक कर देती है। इसका मतलब ये है कि जो जितने भी आपकी ग्रीन हाउस गैस हो गई है, इन्होंने फंसा लिया है उस सनलाइट को, उस एनर्जी को, उस रेडिएशन को, जिसने हमारा जो टेम्परेचर है इसको क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो ये ऐसे वर्क करता है। नीचे डायग्राम है, इसके माध्यम से समझेंगे। देखिए ये जो डायग्राम है आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसके अंदर ये है एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये है नेचुरल, और ये है एडवांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके अंदर क्या हुआ कि सन से सोलर रेडिएशन यहाँ पर जा रही है, सन से सोलर रेडिएशन जारी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ज्यादा हीट है, यानी कि जो ज्यादा हीट है वो यहाँ पर एस्केप हो जाएगी इनटू द स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में। ज्यादा हीट तो है, अंतरिक्ष में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका कंसंट्रेशन कम है, तो कम ही सोलर रेडिएशंस को ये ट्रैप करेगी, और ज्यादा सोलर रेडिएशंस जो है वो हमारी बाहर चली जाएगी। वहीं अगर बात करें एडवांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो यहाँ पर हमने अपना जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन है उसको कर दिया है ज्यादा करने की वजह से ये गैसेस भी, ये सनलाइट है उसको भी कितना ट्रैप करेगी, उसको भी ज्यादा अमाउंट में ट्रैप करेगी, और कम अमाउंट में लेस हीट जो है वो वापस एस्केप हो पाएगी। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अभी इस चीज को समझ में आया, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रही हूँ। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बारी रिपीट पे देखना। ठीक है, तो जो नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके अंदर आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो कम होती है, कम होने की वजह से आपकी जो सनलाइट है, जो रेडिएशन है वो भी कम वो ट्रैप करती है, और कम ही आपका टेम्परेचर होता है। इतना टेम्परेचर होता है जो हमारी जिंदगी के लिए सही होता है, अच्छा होता है। बट पॉल्यूशन की वजह से हमने जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं उनका निर्माण ज्यादा कर लिया है, वो हमारे पास ज्यादा आ गई है, जिसकी वजह से वो ज्यादा रेडिएशंस को ट्रैप करेगी, और अल्टीमेटली जो नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट था उससे ज्यादा यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज मोर इवन, तो यही वो वाली बात कही गई, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज है उतना ही ज्यादा उसको ट्रैप करेगी, और हमारा टेम्परेचर जो है उतना ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मेकिंग टेम्परेचर राइज। जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतनी ज्यादा वो ट्रैप करेंगे और हमारा टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होगा।
तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, मैं आपको ऊपर सारी चीजें बता चुकी हूँ ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है, बट फिर भी एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिसके अंदर आपके वाटर वेपर होते हैं, जिसके अंदर ये आपका गैसियस फॉर्म में पानी ही होता है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में वाटर ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि आपका काफी चीजों से रिलीज होता है। मीथेन गैस है यहाँ पर, ओजोन है यहाँ पर O3, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, ये आपकी सारी जो गैसेज होती है। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखी, ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, अदर गैसेस दैट एक्यूमुलेट इन द एटमॉस्फेयर एंड क्रिएट द, ये वही वाली बात है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर, वो उस वाले में बात कर रहा है ये वाली लाइन, कि जो हमारे लाइवलीहुड के लिए जरूरी होता है, ये वो चीज है कि नॉर्मल होता है, एक ऐसा नेचुरल ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात कर रहा है बेसिकली, ठीक है, नेचुरल ग्रीन हाउस गैस के बारे में, ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात कर रहा है जो हमारे लिए अच्छा होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरल देन व्हाट्स द प्रॉब्लम विद ग्रीन हाउस गैस। अब ये क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि मैं आपको बार बार, वैसे तो मैंने इसका आंसर भी ऊपर दे दिया आपको, मैंने कहा कि एक होते हैं नेचुरल ग्रीन हाउस गैस जो हमारे लिए जरूरी है, तो यहाँ पर यही कहा गया कि अगर हमारे लिए जरूरी है तो फिर क्या समस्या क्या आ रही है ग्रीन हाउस गैस के साथ, ऐसा क्या हो गया कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग होने लगी है। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, मैंने जो ऊपर आपको समझाया, अगर आपने उसे अच्छे से समझा तो आप सभी को पता है इसका आंसर, कि जो हमारा आज के टाइम में हमने जो अपना आधुनिक जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो एक एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैस की वजह से है। यानी कि नेचुरल में तो था, एक नॉर्मल लिमिट तक था, अब हमने एक्सेस कर दिया, हमने अति कर दी है, हर चीज की अति कर दी है, फिर चाहे वो एयर पोल्यूशन की बात हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन की बात हो, किसी भी चीज की हमने क्या कर दी है, अति कर दी है। वी ऑल आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, हम सभी इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन एक्टिविटीज इस चीज के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है। तो ये जो ओवर इंसुलेशन हो रहा है, ओवर इंसुलेट मतलब ओवर ज्यादा अधिकता हो रही है, हीट की जो है तापमान की अधिकता हो रही है, ये जो ओवर इंसुलेशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, हमारे खुद की वजह से हो रहा है। तो नेचुरल तक तो ठीक था, लेकिन इसकी समस्या ये आ गई है कि हमारी खुद की वजह से हमने जो नेचुरल जो गैस थी उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा ली और इससे हमारा जो टेम्परेचर क्या हो गया, वो क्या हो गया, राइज हो गया। फलस्वरूप तापमान में क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। और इसी वजह से जितना ज्यादा इंसुलेशन होगा, जितना ज्यादा आपका तापमान होगा, ये उतना ही प्लेनेट क्या करेगा, ओवरहीट करने लग गया है। ओवरहीट करने की वजह से क्या हो गया है, ऑलरेडी हम लोगों ने क्लाइमेट के अंदर चेंज देख लिया है। हमारे जो भी बर्फ है, ठीक है, वो क्या क्या होने लगी है, पिघलने लग चुकी है, और हमारा जो वाटर लेवल है वो यहाँ पर इंक्रीमेंट होने लग गया है। तो ये एक इफेक्ट है आपके ग्लोबल वार्मिंग। इतना समझ में आया यहाँ से। नेक्स्ट है कॉजेज की बात करते हैं। कॉजेज क्या है ग्लोबल वार्मिंग के, तो यहाँ पर काफी आपके कॉजेज है, बट जो मेन कॉजेज की अगर हम बात करें कि सेवरल कॉजेज है जो जिसमें आपके नेगेटिव इफेक्ट आते हैं ह्यूमन के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। तो ये आपके नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं, और साथ ही आपके आउटकम, किसके आउटकम, हमारे खुद की अच्छी अच्छी गतिविधियां जो हम करते हैं, जो हमारी खुद की ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, हम खुद इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेचुरल भी होता है, बट नेचुरल से ज्यादा हमारे खुद की ये जो परिणाम स्वरूप सारी चीजें हो रही है, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर हम ये दोनों चीजें देखेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज भी देखेंगे और नेचुरल भी देखेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि मैन मेड कॉज की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर हम लोग क्या करते जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर निर्वनीकरण कर रहे हैं, वनों की कटाई यहाँ पर करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो CO2 है उसका इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और इसी की वजह से ये एक मेजर गैसेज है ग्लोबल वार्मिंग की। तो ये तो फिर क्या है, रेस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्योंकि एक मेजर गैस है ये। यूज ऑफ व्हीकल, जब हम वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं छोटी छोटी जगहों पर जाने के लिए भी, अगर मुझे किसी शॉप तक भी जाना है, वो चाहे वो मेरे पास में है, तो भी हम अपना बाइक व्हीकल उठा करके चल पड़ते हैं। तो इसकी वजह से ये कोई फ्री में थोड़े ना, ऐसा आराम से थोड़े ना चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है और हार्मफुल गैसेज यहाँ पर रिलीज हो रही है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन विद एक्सेसिव यूज ऑफ, हम लोग AC का यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रिज का यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐड कर रहे हैं एनवायरमेंट के अंदर, इन सभी चीजों को यूज करते हुए। और ये तो एक तरीके की समस्या वाली बात है, क्योंकि ये तो हम लोग छोड़ना जानते ही नहीं है, आज के टाइम में इतने हो गई है। और ये कहते हैं कि भाई हम कैसे छोड़ दें, गर्मी इतनी हो गई, और वो गर्मी करी किसने, वो गर्मी भी हमने करी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक मेजर गैस होती है ग्लोबल वार्मिंग। तो एक कोज इसका ये हो गया। नेक्स्ट है कृषि। कृषि के अंदर हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं,
कृषि जब हम करते हैं, एग्रीकल्चर जब हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपके जो भी रिमेन्स होते हैं उनको हम जलाते हैं। जलाने की वजह से क्या हो रहा है, आपका CO2 इंक्रीज हो रहा है, साथ ही जो मीथेन गैस है CH4 की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, और इसी क्वांटिटी के इंक्रीज होने के साथ आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है यहाँ पर वो भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ये क्या है, आपकी वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैस का काम कर। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओवर पॉपुलेशन हो गया है, जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है उतना ही हम लोग चीजों को यूटिलाइज करते जा रहे हैं। जितने लोग बढ़ते जाएंगे उतना ही हमारे खाने के लिए सामान बढ़ते जाएगा, उतना ही हम लोग फोसल फ्यूल्स यहाँ पर बर्न कर रहे हैं, उतना ही हम लोग वनों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही हम लोग खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, और इन सभी चीजों से क्या निकल रहा है, आपका जो ग्रीन हाउस गैस है वो यहाँ पर एनहांस हो रही है। तो ओवर पॉपुलेशन यानी कि बढ़ती जो आबादी है वो इस चीज का एक मेन कारण है। उसके बाद नेचुरल कॉजेज भी है, सारी चीजें ह्यूमन भी नहीं कर रहे हैं, वैसे तो 90% कर ही रहे हैं, बट नेचुरल कॉजेज भी देख लो। वोल्केनोज वगैरह, यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट जब होता है तो वहां से काफी मात्रा में ऐश निकलती है, धुआं निकलता है वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से यहाँ पे काफी मात्रा में राख और धुआं निकलता है वातावरण में, जो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको, यहाँ पर जलवायु जो है उसको यहाँ पर क्या करता है, प्रभावित करता है। काफी मात्रा में यहाँ पर गैसेस रिलीज होती हैं जो कि अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। उसके बाद वाटर वेपर है, यहाँ पे वाटर वेपर H2O यानी कि गैसेस फॉर्म में पानी ही है। जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पर जो एनवायरनमेंट में हीट होगी, जितनी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो पानी जो है वेपोराइज होकर के किसका फॉर्म ले लेगा, H2O का, यानी कि गैसेस फॉर्म में H2O पानी आ जाएगा। तो ये तो है ही एक मेजर गैस है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आपका H2O यानी कि वाटर वेपर भी यहाँ पर एनहांस होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर तापमान में जो है इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ती है उस चीज से। ठीक है, तो वो भी किसके अंदर ऐड करता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग को इससे जोड़कर रखता है। तो ये भी आपका वन ऑफ द मेन गैसेज होती है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट ब्लेजेस। कई बार जंगलों में जो है वो आग लग जाती है। आपने अमेजोन के जंगल का सुना होगा भाई, जितने भी एनिमल्स थे वहां पर वो जिंदा जल गए थे, तो कई बार यहाँ पर आग वगैरह भी लग जाती है, और इसी आग लगने की वजह से यहाँ पर क्या होती है, एमिट करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेनिंग स्मोक। यहाँ पर काफी मात्रा में कार्बन वाला धुआं निकलता है जो कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है। तो इसका एक मेन कारण, ये जो नेचुरल जो आपके चीजें हैं उसका एक मेन कारण यहाँ पर जंगलों में या फिर उसमें आग लगना भी है, फॉरेस्ट वगैरह में। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन आपका एक टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। ऊपर जो हमने कवर किया है उसके अंदर आपके 2 टॉपिक कवर हो गए हैं, जिसके अंदर आपका दोनों चीजें है, आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट है एंड ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आपका सारी चीजें लिख करके दी गई है, दोनों चीजों को कवर कर दिया है। आप बात करेंगे ओजोन लेयर डेफिनेशन, यानी कि ओजोन लेयर डिप्लीशन आपको दिया गया, बट आपको पहले समझना पड़ेगा कि ओजोन लेयर आखिर होती क्या है। तो ओजोन लेयर is the region in the earth stratosphere that contain a high concentration of ozone and protect the earth from the harmful ultraviolet radiation of the sun। ओजोन क्या होती है ना, एक हमारी ये जो अर्थ है ना, अर्थ का जो सबसे जो निचला एक जो पेयर होता है, सबसे निचला जो पार्ट होता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर होता है। तो इसके अंदर हमारी क्या प्रेजेंट होती है, इसके अंदर हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर ये जो लेयर है इसका काम क्या करता है, ये प्रिवेंट करती है, रोकती है किसको, सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो कि हमारे स्किन के लिए हमें कैंसर वगैरह भी इससे हो जाता है, उनको रोकती है। और उस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम किसका होता है, ओजोन लेयर का होता है, जो कि आज के टाइम में डिप्लीट होती जा रही है, यानी कि महीन होती जा रही है, कम होती जा रही है। किसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो सारा खेल किसका है, पोल्यूशन का है। तो ये एक ऐसी लेयर होती है जो कि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है और हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, जो सबसे जो लोअर पोर्शन होता है उसमें प्रेजेंट होता है। डायग्राम में भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये आपके सारे लेयर्स होते हैं। ये आपका अर्थ है, इसके अंदर आपका ये ट्रोपोस्फेयर है, सेकेंड है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, इसके अंदर आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये है आपकी ओजोन लेयर, जो कि आपकी सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को यहाँ पर क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है ओजोन लेयर किस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि सेकंड लोवेस्ट लेयर है। ठीक है, ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ये क्या काम करती है, सन से आने वाली हार्मफुल रेज से आपकी रक्षा करती है।
इट हैज द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब अराउंड 97 to 99, यानी कि इसका जो है कीमत इतनी ज्यादा है कि ये जो है 97 से 99% जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं उनको नीचे आने से रोकती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ये उनको, और हमारी इस अर्थ तक आने नहीं देती है। और अगर ये अर्थ तक आ गई तो हमारी लाइफ को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। सोचो इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इफ द ओजोन लेयर वाज absent, millions of people would develop skin diseases and many have weakened immune system। अगर ओजोन लेयर ऐसे ही डिप्लीट होती रही, अगर ये खत्म हो गई तो हमारे ऊपर इसका काफी इफेक्ट पड़ने वाला है, हमें स्किन डिजीज यहाँ पे हो सकती है, और साथ ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो यहाँ पर क्या हो सकती है, कमजोर हो सकती है। और आज के टाइम में आपने सुना होगा यहाँ पर ओजोन लेयर के अंदर छेद भी देखने को मिला है। साइंटिस्ट ने इसके अंदर एक होल को डिस्कवर कर लिया है कि इसके अंदर एक छेद हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है और एक अपने आप में सोचने वाली बात है। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है? ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब होता है कि जो ओजोन लेयर होती है उसके अंदर एक ग्रेजुअल थिनिंग आ गया है, मतलब कि एक महीनपन उसके अंदर आ गया है अर्थ की ओजोन लेयर के इन द अपर एटमॉस्फेयर कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग गैसियस ब्रोमीन और क्लोरीन। जितने भी आपके केमिकल कंपाउंड्स जो आपने एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर रखे हैं उसके अंदर ब्रोमीन होता है, क्लोरीन होता है, इंडस्ट्री से ये सारी चीजें आते हैं, आपने ह्यूमन एक्टिविटी से ये सारी चीजें आती हैं। तो इसकी वजह से इसके अंदर क्या हो गया, ग्रेजुअल थिनिंग, यानी कि महीन हो गई है ये लेयर, और महीन होने की वजह से यहाँ पर खतरनाक जो रेज है वो धरती पर आने लगी। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है जिसकी वजह से हमें कैंसर वगैरह हो सकता है, हमें स्किन डिजीज हो सकती है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, वो धीरे धीरे हमारी अर्थ तक आने लग रही है। तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको वापस आने से रोकता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, बट इसके अंदर देखो ये यहाँ पर छेद हो गया, ये थोड़ा सा पतला हो गया है ओजोन लेयर। पतला होने की वजह से ये रेडिएशन हमारे अर्थ के अंदर यहाँ पर एंटर करते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफी हार्मफुल है। ठीक है, अभी इतना समझ में आया यहाँ से आपको। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लेशन इज द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। यहाँ पे वही वाली बात है जो ऊपर आई थी, मैंने रिपीट कर लिख दिया है। तो ये जो है आपके थिनिंग ही आपका महीन होना ही है ओजोन लेयर का। दिस हैपेंस व्हेन द क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स इन द एटमॉस्फेयर कम इन कांटेक्ट विद द ओजोन। यहाँ पर जितने भी आपके उद्योग से जितने भी आपके जो केमिकल अपशिष्ट निकलते हैं वो उसके अंदर क्लोरीन होता है, ब्रोमीन एटम तो होते हैं, वो क्या करते हैं हमारी ओजोन के साथ कांटेक्ट में आते हैं और उसके ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको खत्म कर देती हैं। और एक जो क्लोरीन है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है कितना, 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ द ओजोन। ठीक है, एक जो क्लोरीन है, 1 क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ द ओजोन। तो कितना डेंजरस है हमारे लिए। इट इज डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली देन इट इज क्रिएटेड। इतना जल्दी तो ये बनता भी नहीं है, क्रिएट भी नहीं होता है, जितना जल्दी क्या होता जा रहा है, डेस्ट्रक्ट, यानी कि ये खत्म होता जा रहा है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि ऐसा तब होता है जब वायुमंडल में मौजूद क्लोरीन, हमारे यहाँ पे वायुमंडल में क्लोरीन मौजूद है, और ये जो क्लोरीन है क्लोरीन और ब्रोमीन के परमाणु ओजोन के संपर्क में आते हैं और ओजोन के अणुओं को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उनके एटम को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और एक क्लोरीन ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। तो वो आपको वही बात है जो मैंने ऊपर बताई है, हिंदी मीडियम वाले भी अच्छे से समझ ले इस चीज को। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी ओजोन लेयर को यहाँ पर डिप्लीट करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा कर रहे हैं। वो सारे सब्सटेंस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एटसेट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ ले, बताओ ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस इनमें से कौन सा, आपको ऑप्शन दे देंगे। तो आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखने हैं कि ये सारी जो सब्सटेंस है जो कि आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसको कम करने में, उसको थिन करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो आपके क्या होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिस्ट है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की, और ये कहाँ से, इनका सोर्स क्या है, जहां से ये रिलीज हुए हैं वो आपने देख लेने हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये कहाँ से आता है, ये आपके रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह से, आपके एसी वगैरह से, सोलवेंट से, ड्राई क्लीनिंग एजेंट जो होते हैं उनमें से ये सारी चीजें निकलती हैं, सोर्सेज हैं। इनको भी अच्छे से देख लेना, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से क्या बन जाए। और हेलोन्स जो है वो आपके फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने वाले आपकी चीजें होती है, वहां से आता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है वो आपका फायर एक्सटिंग्विशर से और आपके सोलवेंट से आता है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म आपका एडहेसिव से और एरोसोल से आता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आता है, फायर एक्सटिंग्विशर से भी आता है और एयर कंडीशनर से भी आता है और सोलवेंट से भी आता है। इतनी चीजें आपने ध्यान रखनी है, इनको अच्छे से ध्यान रख लेना।
नेक्स्ट है आपका इफेक्ट क्या होते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के। डिप्लीशन तो हमने कर दिया, वो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, तो प्रभाव मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपको स्किन डिजीज यहाँ पर हो सकती है, कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो यहाँ पर आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है, इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली। तो ह्यूमंस विल बी डायरेक्टली एक्सपोज टू द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। भाई उनको वो क्यों रोक रहा है, हमारी जो ओजोन लेयर है उसको वो जो हम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उनको क्यों रोक रही है, ताकि हम लोग सेफ रहें। तो अगर वो हमारे तक आ जाएंगे तो हमारे ऊपर तो उसका फर्क पड़ेगा। ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हमारे पास हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आने लग रही है। दिस माइट रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ इशू अमंग ह्यूमंस, सच एज स्किन डिजीज हमें हो सकता है, कैंसर की समस्या बन सकती है, सनबर्न हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, क्विक एजिंग जल्दी से मतलब बुढ़ापा जल्दी आ सकता है, ठीक है। और कैटरेक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद, आपको ये समस्या हो सकती है। एंड वीक इम्यून सिस्टम आपका हो सकता है। तो आप जो कमेंट करते हो ना कि डिजीजेस भी बताओ, तो भी डिजीजेस सारी मैं इंक्लूड करके चलती हूँ, आप ढंग से एक बार देखो तो सही। तो त्वचा रोग कैंसर हो सकता है, सनबर्न हो सकता है, मोतियाबिंद, जल्दी बुढ़ापा, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, आपकी ये सारी चीजें हो सकती है अगर हमने इस चीज को अच्छे से नहीं देखा, इसका निवारण हमने अगर नहीं किया। इफेक्ट्स क्या होते हैं एनिमल्स के ऊपर, इफेक्ट्स इसके क्या होते हैं, जरूर नहीं है ह्यूमन बींग्स के अंदर, सभी इकोलॉजी में जो कुछ भी चीजें आती हैं सबके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर इसका डायरेक्ट एक्सपोजर होगा एनिमल से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का डायरेक्ट उनके ऊपर अगर वो उनके कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, स्किन एंड आई कैंसर एनिमल्स में हो सकता है, कि उनका जो भी स्किन रिलेटेड कैंसर एंड उनको आई में क्या कैंसर वगैरह की समस्या आ सकती है। इफेक्ट्स जो है एनवायरमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, एनवायरमेंट के ऊपर भी इफेक्ट होएगा। जो स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज होती है मे लीड टू मिनिमल ग्रोथ, यानी कि जो भी आपका न्यूनतम जो ग्रोथ होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। मिनिमल कर देगा ग्रोथ को, जो आपकी वृद्धि है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर देगा। फ्लोवरिंग एंड फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स में यहाँ पर बहुत कम हो जाएगी। दो फॉरेस्ट आल्सो हैव टू बियर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज। यहाँ पर जितने भी जंगल वगैरह है सारी चीजों में भाई अगर चीजों में अगर बदलाव हो रहा है, अगर एनवायरनमेंट के अंदर सारी चीजें ये चेंज हो रहा है, तो फिर कोई भी इससे अछूता नहीं है, फिर चाहे वो प्लांट्स है, चाहे फिर वो एनिमल्स है, चाहे फिर वो कोई भी है, ठीक है। तो सभी चीजों के ऊपर इसका फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर चीजों का हमें बिल्कुल इस चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। इफेक्ट्स क्या है मरीन लाइफ के ऊपर, तो मरीन लाइफ के ऊपर जो इफेक्ट है यानी कि जो भी आपका समुद्री जीवन है, एक्वेटिक लाइफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्लैंकटन्स आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय द एक्सपोजर टू द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे, जो भी आपकी अल्ट्रावायलेट रेज है, हानिफुल जो पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से यहाँ पर प्लैंकटन जो है वो काफी प्रभावित होते हैं। और दे आर हायर इन द एक्वेटिक फूड चेन, यहाँ पर जो है फूड चेन में काफी जो है इनकी जो मात्रा है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। If the planktons are destroyed, the organism present in the food chain are also affected। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, अगर ये अफेक्ट हो जाएगा, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारी जो फूड चेन है वो भी यहाँ पर अफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो आज हमने पढ़ी है। आई होप आपको यहाँ पर सब क्लियर हुआ होगा, पसंद आया है, आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको लगा है आपकी हेल्प हो रही है, तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ। और चैनल पर नए हैं तो टीचिंग गोल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने भी पीडीएफ का एक्सेस लिया हुआ है उनको ये चीजें ऐड हो जाएंगी, मॉर्निंग वाली भी ऐड हो चुकी है। कल मैं आपको ईवीएस का पोर्शन 99.9% खत्म कर दूंगी, और जो जीके वाला पोर्शन है उसके पीडीएफ कल और परसों में जिन्होंने भी पीडीएफ का एक्सेस लिया हुआ है उनको जीके के कंप्लीट पीडीएफ में वहां पर ऐड कर दूंगी। और यूट्यूब पे भी जो लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल भी टेंशन ना ले, वहां पर भी आपको जीके कंप्लीट करा दी जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट आपको करा दी जाएगी, ठीक है। आप अदर चीजों को कर लीजिए, थोड़ा सा जीके आप बाद में कर, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।